तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ली जाए तो देखो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये किस फॉर्म में होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो जनरली किस फॉर्म में होंगे, गैस के फॉर्म में होंगे या लिक्विड के फॉर्म में होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और सॉलिड कैसा होगा, सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो हार्ड सॉलिड के फॉर्म में भी होंगी। तो कंडीशन देखो क्या है, देखो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर है तो गैसेस फॉर्म में होंगे ना, उसके बाद एसोसिएट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो गए तो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, वाटर की बात करें तो वाटर में एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, वाटर किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। और वही तो कोई H2S है, नहीं हुआ एसोसिएशन तो गैस फॉर्म में चला गया। ठीक, उसका देखो क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो बात समझ में आ रही है। फिर देखो एट द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज फिजिकल स्टेट इंक्रीजेज, यहाँ भी देखो F2Cl2 गैस के फॉर्म में होता है, Br2 की तरफ गए, मास बढ़ा तो मास बढ़ने का मतलब वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, और जब एक फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विड स्टेट में आ गया। और आगे गए हम लोग I2 की तरफ तो और मास बढ़ा, अब किस फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो डाउन दूर नहीं पड़ते हम लोग, गैस से सॉलिड में जाते हैं, क्यों, वंडर वाल फोर्स बढ़ जाते हैं, मास बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, फिर देखो का टॉप टू बॉटम ग्रुप वंडर वाल फोर्स इंक्रीजेज, बात समझ में आ रही है। फिर देखो बात करें कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते थे सॉलिड स्टेट चैप्टर था ना, उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड होते थे, कोवेलेंट सॉलिड होते थे, आयनिक सॉलिड होते थे। ठीक है, तो ऐसे कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2, इन सब में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये बॉन्ड कैसे होते हैं, ये सब जॉइंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 3D नेटवर्क होता है इनका, इसी वजह से क्या होता है, ये हार्ड हो जाते हैं। तो डायमंड नहीं दे तो डायमंड कैसा होता है, अरे डायमंड का नेटवर्क कुछ ऐसा होता है ना जी, ऐसे ऐसे बनते हैं डायमंड्स, बोलो बोलो, टेट्रावैलेंसी ऐसी होती है कुछ, तो नेटवर्क सिंबल बनता है इनका। और ग्रेफाइट कैसा बनता है, हेक्सागोनल शेप बनता है, ऐसे याद है। तो नेटवर्क की वजह से क्या होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं। अब ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है ना, तो क्यों सॉफ्ट होता है भाई, तो लेयर के बीच में स्पेस होता है, और स्पेस की वजह से क्या होगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी उसके अंदर। ठीक, फिर देखो बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये कौन सा, जैसे I2 है, सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, वंडर वाल फोर्स होगा। ठीक, तो CO2 है, जैसे देखो, अरे CO2 है, इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दूसरे CO2 इनमें जो इंटरेक्शन हुआ, इस इंटरेक्शन का नाम क्या पड़ गया, वंडर वाल फोर्स। ठीक, बात समझ रहे हैं, तो ऐसे सॉलिड का नाम क्या पड़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, तो एक आपको जाना फिजिकल स्टेट के बारे में था ये। अब देखो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है इनका, आयनिक कंपाउंड से कम होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड थे ना। तो देखो जैसे एग्जांपल ये देखो SiCl, देखो देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 33 केल्विन, और NaCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1713 केल्विन। बात समझ रहे हैं, बोलिए। फिर देखो पूछा आता है इसके एक्सेप्शन क्या भाई, डायमंड का बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, कार्बोरेंडम का बहुत बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिलिका का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो इसका रीजन क्या है, वही कोवेलेंट सॉलिड है ये सब, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है इनका, इसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक, उसका देखो MPPV तो कम होना ही होना इनका है, ये बढ़ेगा कब, वेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, MPP डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ जाएगा। उसका देखो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सिंस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वंडर वाल फोर्स, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि इनका वंडर वाल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। फिर मॉडरेट MPBP फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का। उसके बाद देखो हाई MPP किसका होता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें भाई हम लोग, देखो तो जनरली क्या होते हैं, सब बैड कंडक्टर होते हैं, बोलो। HCl क्या है, कुछ पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है ना, तो शो द कंडक्टिविटी कहाँ शो करेगा, पानी में। ठीक, उसका देखो कोवेलेंट सॉलिड हैव जॉइंट मॉलिक्यूल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस दे डू नॉट कंटेन चार्ज पार्टिकल्स या फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, क्यों कंडक्टिंग होता है, उसे 4th वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। ठीक, और वो एक लेयर से लेयर मूव करता है। तो ग्रेफाइट कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन कंडक्टर है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। उसका देखो सम ऑफ द कंपाउंड शो कंडक्टिविटी ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस। जैसे अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, ये आपस में टूटे, याद है, बताते ब्रांस्टेड लोरी बेस कॉन्सेप्ट बताया गया था, एक प्रोटॉन देगा एक दूसरा प्रोटॉन लेगा, ये नहीं बताए थे, ऑटो प्रोटोलिसिस बताया गया था वाटर के केस में भी। इससे देखो चार्जेज आ गए,
यहाँ देखो चार्जेज आए इसलिए कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक, ये सब कुछ एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज क्या है, इनमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास न तो चार्ज फ्री है और न इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। ठीक, अब देखो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी बताओ ज्यादा कहाँ होगी? पोलर में एकदम नहीं होगी या बहुत कम होगी, और नॉन पोलर ज्यादा होगी ना। तो ये बताया गया था ना, लाइट डिजॉल्व लाइक। फिर पूछा जाता है बताइए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल है। बोलो, ए मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल, एसिड वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल। तो यहाँ पर रीजन क्या देते हैं? एच बॉन्डिंग। तो बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग दे आर हैव मोर सॉल्युबिलिटी, अदरवाइज इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे ग्लूकोज मोर सॉल्युबल पानी में, क्यों है? बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक, तो देखो कोवेलेंट सॉलिड हैविंग जॉइंट मॉलिक्यूल्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट। जैसे अब डायमंड कह दे डाल दो भाई पानी के अंदर, डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। बालू डिजॉल्व होगा? बालू होता डिजॉल्व? नहीं होता है। अगर होता तो घर ही गिर जाता दूसरे दिन। बालू से प्लस्तर किया घर ही गिर गया, पानी गिरा घर गया। तो देखो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या है बताइए? जैसे डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ना किसी में सॉल्युबल नहीं है। ठीक, तो ये बात सॉल्युबिलिटी की। मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखो कैसा होता है, देखो इसके सारे रिएक्शंस क्या स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं भाई? पहले बॉन्ड टूटेगा तब ना नया बॉन्ड बनेगा। देखो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें इसके अंदर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे हुआ देखो। जैसे हम बात करें, बताओ CH4 है और इसका Cl2 से रिएक्शन कराएं, किसके प्रेजेंस में? HNu के प्रेजेंस में। तो बताओ भाई क्या होगा भाई? पहले CH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना जी, बॉन्ड ब्रेक। बोलिए, Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तब ना इसके बीच में नया बॉन्ड बनेगा, CCl के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म। बोलिए, तो बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने में क्या होता है? समय लगता है नहीं लगता? बताइए, बिल्कुल समय लगता है। तो स्लो प्रोसेस हो गया, और स्लो प्रोसेस हुआ इसलिए क्या वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो होते हैं। जब कैनिक रिएक्शन क्या था? बहुत फास्ट था, उसमें आयन सेपरेट रहते थे ना। बोलिए, एक बात करते हैं आइसोमरिज्म की। देखो ये डायरेक्शनल होते हैं और रिजिड होते हैं, इसलिए इसमें आइसोमर्स पढ़ते हैं हम लोग। तो आइसोमर पढ़े थे ना हम लोग, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ये सब पढ़ा जाता है इसके अंदर। जबकि आयनिक कंपाउंड में ये सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात भी करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात भी करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? ये सब देखो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। जल्दी इसको देख लो, फिर बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट।